हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, जब हमने विद्युत द्विध्रुव को पढ़ा था तो उस समय पे हमने पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा कौन सी होती है और निरक्षीय रेखा कौन सी होती है। ठीक है, अगर मान लो ये द्विध्रुव है तो द्विध्रुव की अगर हम इस साइड में जा रहे हैं, ठीक है, तो ये कौन सी रेखा है, ये अक्षीय रेखा है। और द्विध्रुव के ठीक मिड पॉइंट से अगर ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, निरक्षीय रेखा कहते हैं। तो हमें अक्षीय रेखा पर ज्ञात करना, तो अक्षीय रेखा का मतलब क्या है कि ये जो अगर द्विध्रुव है, ठीक है, तो इस द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर कहीं पर भी, यहाँ पे द्विध्रुव है, यहाँ कहीं पे मान लो इस जगह पे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, किन के कारण, इस क्यू के कारण और इस क्यू के कारण। ठीक है, अगर ये माइनस का है तो ये किसका रहेगा, प्लस का रहेगा, क्योंकि दो आवेश रहते हैं समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के। ठीक है, द्विध्रुव में तो इस प्लस क्यू के आवेश के कारण भी इस पर विद्युत क्षेत्र होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो दोनों आवेशों के कारण टोटल कितना विद्युत क्षेत्र होगा ये हमको ज्ञात करना है इसमें। ओके, चलिए देखते हैं। तो देखिए, द्विध्रुव के कारण कहाँ कहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो कि हम द्विध्रुव के कारण दो स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। एक द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर और दूसरा द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय रेखा पर। ठीक है, ये अक्षीय रेखा और ये क्या है, निरक्षीय रेखा पर। ठीक है, ये द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू समझो और इसको समझो प्लस क्यू। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट है, मान लो P। तो अगर इस P पॉइंट पर अगर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं तो मतलब अक्षीय रेखा पर हम ज्ञात कर रहे हैं। और इसके मिड पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर यानी ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे और यहाँ पे मान लो पॉइंट है P, तो यहाँ से हम इन दोनों आवेशों के कारण अगर विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करेंगे तो हम कहेंगे कि निरक्ष पर है। ठीक है, अक्ष का मतलब क्या है, इस रेखा पर यहाँ कहीं, और निरक्ष का मतलब क्या है, यहाँ पे। ठीक है, दो स्थितियों में हम द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र को हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, इन दोनों के अलावा मतलब मान लो कि ना वो अक्षीय रेखा पर है और ना ही निरक्षीय रेखा पर है, कहीं इन दोनों के बीच में हो, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट या अगले चैप्टर्स में या फिर हम आगे की तरफ देखेंगे, पर ज़्यादा हमें इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। हमको पेपर में सिर्फ ये दो चीज़ें आएंगा कि अक्षीय रेखा पर कितना होगा और निरक्षीय रेखा पर कितना होगा। ठीक है, चलिए तो देखो, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, उस बिंदु पर दोनों आवेशों के द्वारा उत्पन्न, क्योंकि दो आवेश होते हैं ना द्विध्रुव में, तो दोनों आवेशों के द्वारा जो क्षेत्र उत्पन्न होगा उन दोनों क्षेत्रों के विद्युत क्षेत्र का सदिश योग के तुल्य होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का सदिश योग के तुल्य होता है, अलग अलग दोनों आवेशों के द्वारा। मान लो प्लस क्यू आवेश ने लगाया मान लो E1 और माइनस क्यू आवेश ने लगाया E2, तो दोनों का अगर आप सदिश योग कर देंगे तो आपको टोटल मिलेगा कि कितना विद्युत क्षेत्र लग रहा होगा। ठीक है, और सदिश योग कैसे किया जाता है हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं दो सदिशों को जोड़ने के लिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो क्या करते हैं, टॉपिक को नाम डाल लेना है, क्या हेडिंग डाल लेना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये हेडिंग डल गया। अब इसमें क्या लिखना है, देखो चित्रानुसार, चित्र ये बना हुआ है। ठीक है, चित्रानुसार माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये ए है और ये क्या है, बी है, ए और बी दिख रहे हैं। चित्र को बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है, जो कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के युग्म से मिलकर बना है। ठीक है, सिंपल हमें पता है पहले से। हमें द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, ये तो हमारा क्या हो गया, द्विध्रुव हो गया। ठीक है, तो द्विध्रुव के केंद्र बिंदु क्या होता है, ठीक मिड पॉइंट में, यानी ये O पॉइंट है, यहाँ से कोई R दूरी पर स्थित है P पॉइंट, ये रहा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी दी है, उसने R दी है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, वो 2a होती है, ये हमें पता है। ठीक है,
तो चित्र में देखो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर। ए से लेके बी तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2a। तो देखो, अगर हमारी ए से लेके बी तक डिस्टेंस हमारी 2a है, तो इस ओ पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। अगर ये पूरी 2a है तो ये आधी कितनी हुई, 2a का आधा कितना होता है, a। तो o से लेकर b तक की डिस्टेंस कितनी है, a। और o से लेकर a तक की डिस्टेंस कितनी है, ये भी a है। तभी तो a और a मिलकर 2a हो गया। ठीक है। अच्छा, तो देखो, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि प्लस q आवेश से ये जो p पॉइंट है ये कितने डिस्टेंस पर है। देखो, हमें पता है कि o से लेकर p तक की जो डिस्टेंस है वो r है, और O से लेकर B तक की डिस्टेंस कितनी है, A है। हमें चाहिए कितनी, इस B से लेकर P तक की डिस्टेंस। तो क्या करें, R में से A को घटा दे तो मिल जाएगी हमको डिस्टेंस। तो देख लो, तो ये देखो, B पॉइंट से लेकर और P पॉइंट तक डिस्टेंस कितनी दी है, R माइनस A। ठीक है। इसी प्रकार माइनस Q से लेकर P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, हमें पता है O से लेकर P तक की डिस्टेंस है R। तो ये O से लेकर A तक की डिस्टेंस कितनी है, ये है A और ये है क्या, R। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R प्लस A। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया। चलिए, तो देखो, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र बराबर हमारा कितना होता है, किसी भी आवेश के द्वारा किसी भी बिंदु पर जो कि R दूरी पर है। हमने क्या पढ़ा है, E बराबर हमने पढ़ा है KQ अपॉन R स्क्वायर, यानी R क्या होता है, डिस्टेंस। सिंपल सी बात है ना। तो प्लस Q से P पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, हमने निकाल ली है कितनी, R माइनस A। तो ये हमारी डिस्टेंस है केवल। ठीक है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर ही तो करना है। तो देखो, E1 बराबर क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R माइनस A का स्क्वायर। ठीक है, K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर। तो देखो, प्लस Q आवेश है, तो प्लस Q आवेश इस पॉइंट पर स्थित कोई परीक्षण आवेश होगा, तो ये प्लस Q आवेश को किस ओर ढकेलेगा, किस ओर अपना विद्युत क्षेत्र लगाएगा, ये लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि प्लस आवेश प्लस को क्या करता है, बाहर की ओर ढकेलता है। ठीक है, प्रतिकर्षित करता है। तो ये E1 गया इस डायरेक्शन में। तो ये देखो, दिशा लिखी हुई है BP की दिशा में, B से P की ओर। नेक्स्ट देखो, माइनस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो इसको हमने मान लिया E2। तो E2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, KQ अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, यहां से A से लेकर P तक की डिस्टेंस कितनी है, R प्लस A, इसलिए R प्लस A का स्क्वायर हो गया। ठीक है, Q की वैल्यू 1/4πε0 होती है, Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर, ये बन गया। डायरेक्शन क्या होगी, P से B की ओर या PB दिशा में। माइनस Q आवेश है, तो माइनस Q आवेश परीक्षण आवेश, यानी P पॉइंट पर अगर हम कोई परीक्षण आवेश मान के रखे हुए हैं, तो P पॉइंट इसको माइनस Q आवेश किधर लेगा, अंदर की ओर। नहीं तो तुमको पता है कि जो पॉजिटिव आवेश होता है वो बाहर की ओर जाता है, और माइनस जो आवेश होता है वो अंदर की ओर लाने का प्रयास करता है। तो इसलिए इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, प्लस Q आवेश है तो इधर डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, एक बाहर की ओर है तो एक दूसरा किधर होगा, अंदर की ओर होगा। ठीक है। अच्छा, तो बिंदु P पर टोटल विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो टोटल क्षेत्र कितना होगा कि E1 प्लस E2 वेक्टर, दोनों वेक्टर्स को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, अब हम इनका क्या करते हैं, परिमाण निकाल लेते हैं कि कितना निकल कर आएगा। ठीक है, तो मैं पता है, देखो एक चीज को और ध्यान में रखना है तुमको, क्या कि देखो, ये डायरेक्शन है इस तरफ और ये डायरेक्शन है किधर, इस तरफ। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। ठीक है, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, यानी विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में होने की वजह से क्या होगा कि अगर E1 को अगर हम क्या मान लें, E1 को अगर हम पॉजिटिव मान लें, तो E2 को हम क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। किसके किसके रेस्पेक्ट में, E1 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो सिंपली जोड़ के क्या करेंगे कि अब यहाँ पे बीच में प्लस की जगह पे क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि E2 जो है E1 की रेस्पेक्ट में कैसा है, अपोजिट है। ठीक है, अगर आप डायरेक्शन भी नहीं लिखते हैं तो आप यहाँ पे देखो, ये जो Q आवेश है, ये जो Q आवेश है वो कौन सा है, माइनस Q का है ना। तो अगर आप सिर्फ E2 निकाले, वेक्टर नहीं निकाले, तो आप कैसे निकालेंगे, K माइनस के Q और अपॉन में R प्लस A का स्क्वायर। तो E2 आपको कितना मिलेगा, माइनस का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस वजह से दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए दोनों बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। सिंपल इतना समझ लो। ठीक है,
अगर डायरेक्शन सेम होती तो यहाँ पे क्या रहता, प्लस रहता। सिंपल सी बात है, जो जो सेम डायरेक्शन में होंगे वो सब प्लस, और जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो माइनस। तो देखो के क्यू दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, 1/r - a का स्क्वायर माइनस 1/r + a का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा इधर और ये जाएगा किधर, इधर। ठीक है, तो एलसीएम आ गया ये r - a का स्क्वायर प्लस r - a का होल स्क्वायर इंटू में r + a का होल स्क्वायर। तो हमारा एलसीएम बनकर कितना आ जाएगा, ये आ गया r + a का स्क्वायर माइनस r - a का स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम ओपन करेंगे तो ओपन करोगे, और अगर आप इसमें कट्टम पिट्टम मचाओगे तो आपके पास में बचेगा क्या, आपके पास में बचेगा 4ar। ठीक है, खोल के देख लेना, सिंपल सा फंडा है, इतना तो बेसिक आता होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्या बचेगा अपने पास में, देखो 4ar है, 4ar बचा अपने पास में। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर से माइनस के आर स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कट जाएगा, तो इधर इधर इसका रहेगा 2ar और इसका रहेगा 2ar, दोनों जुड़ जाएंगे, इसी वजह से 4ar आएगा। तो देखो 4ar को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2a × 2r, कोई दिक्कत, 2 और 2 करेंगे तो 4 बन जाएगा, और ar तो ऑलरेडी है ही है। ठीक है, हम अपनी जुगाड़ के लिए कर रहे हैं ऐसा। तो देखो 4ar को हमने तोड़ लिया 2a में और 2r में, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ है अभी भी। तो देखो अब क्या करेंगे, हम इस q और 2a को एक साथ लेंगे, ये 2a और ये वाला q दोनों को एक साथ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, सब गुणा में है, कैसे भी लिख सकते हैं अपन। और बाहर हमने क्या रखा हुआ है, 2r रखा हुआ है। हमें जानते हैं कि p बराबर हमारा क्या होता है, q × 2a, यानी द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, q × 2a होता है ना। तो q × 2a की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, p लिख दिया, और इनटू में 2r है ही है, और बाहर क्या लिखा हुआ है, k। ठीक है, तो हम इसको अरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, 2pr लिख सकते हैं इसको। ठीक है, k 2pr। ठीक है, अब देखो नीचे अपना क्या बचा हुआ है, r² माइनस के a स्क्वायर, और उसको हमने क्या बना दिया है, होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझ में आया ना, तो नीचे देखो हर में ये चीज़ कैसे बनी हुई है, यहाँ से देख लो। देखो हर में कैसे बनेगा, ये दोनों का एलसीएम है, तो दोनों गुणा में है, r - a का होल स्क्वायर प्लस r + a का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को आप लिख सकते हो क्या, r - a और r + a, दोनों पे स्क्वायर है ना, गुणा में है, तो इन टोटल दोनों को एक साथ लिखो और इस पूरे पे स्क्वायर चढ़ा दो। ठीक है, तो इस पूरे पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो r - a r + a b a + b, सर्वसमय का क्या बन गई, r² - a स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखो क्या है कि देखो r² की तुलना में, यार या हम कहें कि जो हमारा a है वो r की कंपैरिजन में बहुत छोटा है। ठीक है, क्योंकि दो आवेशों के बीच की दूरी बहुत छोटी है, और हमने r डिस्टेंस को क्या लिया, ज़्यादा लिया है, बहुत कंपैरिजन में क्या है, बहुत छोटा है, तो और छोटा है, और इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये जो है r² की तुलना में और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस a² को यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस a² को छोड़ सकते हैं। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि a << to r, इसीलिए के बाद में क्या लिखना है, a² को छोड़ने पर। देखो यहाँ पे थोड़ा मिस लिख गया है टाइपिंग की वजह से, देख लेना इसको। तो हमारे पास में क्या बचेगा, ई नेट हमारे पास निकल कर आ जाएगा k 2pr/r⁴। r से r⁴ को अगर काटेंगे तो हमारा r³ नीचे बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या बच जाएगा, ई नेट बराबर k की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया 1/4πε0 और 2p/r²। ये हमारा विद्युत क्षेत्र का परिमाण होता है, किसके द्वारा, द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर। ठीक है, अभी p कहाँ से आया है, हमने वहाँ से जुगाड़ ऊपर करी थी, q × 2a को हमने उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया है, p लिख दिया है। ठीक है, अगर हम इसका सदिश रूप लिखेंगे तो सदिश रूप क्या लिखेंगे कि e के ऊपर हम वेक्टर लगाएंगे, तो e वेक्टर बराबर हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे e के नीचे सफिक्स में नेट लिख लेना भाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये नेट लिखा हुआ है ना, नेट का मतलब है टोटल कुल, तो सदिश रूप क्या बन जाएगा 1/4πε0 2p/r³ और r²। ठीक है, ये r² क्या बता रहा है कि r वेक्टर की दिशा में। ठीक है, यानी अब देखो E1 हमने क्या लिया है, पॉजिटिव,
और E2 हमने क्या लिया है, नेगेटिव। ठीक है, हमारा E1 की डायरेक्शन किधर है, O से P की ओर, यानी B से P की ओर मान सकते हैं, BP की ओर। E2 की किधर है, इधर। आपका टोटल पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि E1 बड़ा है, ऐसा मान सकते हैं हम। ठीक है, तो हमेशा द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा किधर होगी, उसकी दिशा हमेशा उस ओर होगी जिस ओर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी, यानी P की जिधर डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में हमारा विद्युत क्षेत्र लगेगा। ठीक है, और हमें पता है कि -Q से +Q की ओर द्विध्रुव जाता है। ठीक है, और ये जो हमने क्षेत्र निकाला ये भी किधर जा रहा है, ये भी जो ई नेट निकल कर आया है वह किधर जा रहा है, बी से पी की ओर जा रहा है, यानी ये भी इस डायरेक्शन में, द्विध्रुव भी इसी डायरेक्शन में होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो द्विध्रुव के कारण जो अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वह द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। ठीक है, ओके। तो देखो इसमें एक लाइन और है, इसको समझ लो कि उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र थोड़ा मिसप्रिंट है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना लिखना क्या है, कि उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र के बाद में लिखना है आर स्क्वायर पर नहीं बल्कि आर क्यू, बल्कि के बाद क्या लिखना है, आर क्यू पर निर्भर करता है। सूत्र में तुम्हें पता चल रहा है कि आर स्क्वायर नहीं है, क्या है, आर क्यू है। जनरली आपने बिंदु आवेश के द्वारा कितना पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या आता है, आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ रहा है, आर क्यू आ रहा है। तो द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वह आर स्क्वायर पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर करता है, आर क्यू पर निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए द्विध्रुव के कारण दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश की तुलना में अधिक दर से घटती है। देखो ये आर स्क्वायर है नीचे, और यहाँ पे क्या है, आर क्यू है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम आप मान लो r बराबर 2 लिखोगे तो यहाँ पे नीचे आएगा 4 और यहाँ पे कितना आएगा 8। ठीक है, आप 4 से डिवाइड करोगे और फिर उसी चीज़ को 8 से डिवाइड करोगे तो कम किस में मिलेगा, सबसे ज़्यादा आपको कम इसमें मिलेगा। इसीलिए ये कह रहा है कि जो द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वह दूरी के साथ, दूरी बढ़ाने पर बहुत तेजी से घटता है एज कंपैरिजन टू बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, अगर पॉइंट आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा KQ अपॉन आर स्क्वायर, और द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, टोटल द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र निकलता है वह आर क्यू के ऊपर निर्भर करता है, इस वजह से अधिक दर से घटता है। ठीक है, आज के लिए